हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, संडे के एक नए टेक Q&A वीडियो में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है संडे और संडे के इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर देता हूं, आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर शुरू। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं संदीप कश्यप जी का। ये लिखते हैं कि सर 32 इंच एसर क्यूलेट टीवी वर्सेस इन्फिनिक्स क्यूलेट कौन सा सही है। संदीप कश्यप जी, देखिए वैसे तो ये दोनों ही टीवी काफ़ी बढ़िया हैं, लेकिन जो इन्फिनिक्स का क्यूलेट टीवी है उसमें वेब ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है जो कि यूज़ करने में काफ़ी ईजी है। और सबसे अच्छी बात है कि लॉन्ग टर्म में आपका जो ये टीवी है वो हैंग नहीं होगा, स्लो नहीं होगा। जो 32 इंच के एंड्रॉयड टीवी होते हैं इनमें काफ़ी कम रैम दी जाती है। आई थिंक एसर के क्यूलेट टीवी में 1.5 GB की रैम दी गई है, जो कि एंड्रॉयड टीवी के हिसाब से कम हो जाती है। तो थोड़े टाइम बाद ये जो टीवी हैं वो स्लो होना शुरू हो जाते हैं, हैंग होना शुरू हो जाते हैं, ऐप जो है उनकी क्रैश होने लगती हैं। लेकिन इन्फिनिक्स की क्यूलेट टीवी में आपको ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। इसमें भी आपको 1.5 GB की रैम ही मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो है स्लो और हैंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जो LG का ऑपरेटिंग सिस्टम है वेब ओएस वो काफ़ी स्मूथली रन करता है। बहुत ही लाइट ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसकी जो ऐप्स होती हैं वो भी बहुत लाइट होती हैं, उनके जो MB का साइज़ होता है उसमें। तो उस वजह से जो है आई थिंक आपको यहाँ पर इन्फिनिक्स क्यूलेट टीवी लेना चाहिए, और आई थिंक ये 2000 रुपये सस्ता भी है ऐसे क्यूलेट टीवी से। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं भावेश गेमर जी का। ये लिखते हैं कि बिग व्यू ALR स्क्रीन में Z6 पुलर सही से दिखेगा क्या। भावेश गेमर जी, देखिए जो बिग व्यू ALR स्क्रीन है काफ़ी बढ़िया स्क्रीन है। कम ब्राइटनेस वाले प्रोजेक्टर के थ्रू भी आप इस पर काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपके पास में ये Z6 पोलर प्रोजेक्टर है तो डेफिनेटली आप इसके लिए ये बिग व्यू ALR स्क्रीन परचेज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बिग व्यू की जो ये फिक्स फ्रेम ALR स्क्रीन है तो ये काफ़ी प्रीमियम स्क्रीन है। इसकी जो फैब्रिक है वो काफ़ी बढ़िया है। उस पर जो प्रोजेक्टर की लाइट पड़ती है वो थोड़ी सी रिफ्लेक्ट करती है, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी मिलती है। और इसके जो व्यूइंग एंगल हैं वो भी काफ़ी बढ़िया हैं, 160 डिग्री के इसमें व्यूइंग एंगल मिल जाते हैं। तो ये जो स्क्रीन है परफेक्ट है, आप चाहें तो ले सकते हैं। थोड़ी सी कॉस्टली है, अगर आपका बजट है तो डेफिनेटली आप इसे परचेज कर सकते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं रोहित पांड्या जी का। ये लिखते हैं कि आपका ये वीडियो देखकर ही मैं ये विचार कर रहा हूँ, कृपया कंफ्यूजन दूर करें। मेरा फेवरेट ब्रांड सोनी है, लेकिन टीवी खराब होने के बाद सोच में पड़ गया हूँ कि कोई इकोनॉमी ब्रांड जैसे व्यू या हाईसेंस का 75 इंच लूँ या प्रोजेक्टर लूँ, या फिर वही सोनी 75X82L रुपीज़ 1,55,000 ही ले लूँ। शौक से ले रहा हूँ, लेकिन यदि जल्दी बिगड़ गया तो मैं टीवी लेने लायक भी नहीं बचूंगा। रोहित पांड्या जी, बिल्कुल आप यहाँ पर सही कह रहे हैं। 1,55,000 1,60,000 रुपये का टीवी आप काफ़ी शौक से परचेज़ करें और वो जल्दी ख़राब हो जाए और उसका सॉल्यूशन भी फिर काफ़ी लेट मिले, तो उसमें अननेसेसरी का हेडेक तो होता ही है। तो मेरा सजेशन तो आपको रहेगा कि अगर आप एक 75 इंच का टीवी परचेज़ करने का सोच रहे हैं तो आप फिर प्रीमियम ब्रांड की तरफ ही जाएं, लाइक LG, सैमसंग, सोनी, पैनासोनिक। क्योंकि अगर इनकी टीवी का पैनल ख़राब हुआ है, डैमेज हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम उसमें अगर होती है तो उसकी जो सर्विस है वो जल्दी आपको मिल जाएगी। और जो पैनल की अवेलेबिलिटी होती है, जो बड़े पैनल की, वो थोड़ी सी स्लो भी हो जाती है, कभी कभी जल्दी मिल जाते हैं, लेकिन जनरली जो है काफ़ी लेट उनकी स्टॉक मिल पाता है। तो अगर आपने किसी इकोनॉमी ब्रांड का टीवी लिया और उसका पैनल नहीं मिल पाया तो काफ़ी ज़्यादा उसका हेडेक आपको हो जाएगा। तो प्रीमियम ब्रांड की तरफ जाएं तो बेटर है। जैसे कि मेरे पास में एक 47 इंच का LG का टीवी था, 4 साल पुराना टीवी हो गया था, 3D टीवी था, उसका पैनल डैमेज हो गया था। तो इंडिया में वो पैनल अवेलेबल नहीं था, लेकिन LG ने मुझे पोलैंड से सिर्फ 10 दिन के अंदर ही, जिस दिन को मैंने कंप्लेन की थी और उससे अगले 10वें दिन जो था वो पैनल मेरा इंस्टॉल कर दिया गया था, और LG ने पोलैंड से इंपोर्ट करके वो पैनल लगाया था। तो जो प्रीमियम ब्रांड है ये जल्दी अरेंज कर देंगे, लेकिन जो इकोनॉमी ब्रांड है इनकी तो हालत आप लोग जानते ही हैं। इनका सिर्फ मेन एम है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना और कस्टमर जाए यहाँ पर भाड़ में। और प्रीमियम ब्रांड की टीवी का पैनल भी ख़राब हो सकता है उसमें भी थोड़ी बहुत देर लग जाए, तो डैमेज होने का खतरा उसमें रहता ही है। तो बेटर तो यही होगा कि अगर आप 1,55,000 रुपये लगा रहे हैं तो एक लेज़र प्रोजेक्टर टाइप का परचेज़ कर सकते हैं 100 इंच का। आई थिंक थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा सा पैसा और ऐड करना पड़ेगा, लेकिन उसमें इतना तो श्योर आप हो जाएंगे कि आपका कम से कम पैनल तो डैमेज नहीं होगा। और लेज़र जो प्रोजेक्टर होते हैं उनकी लाइफ भी काफ़ी बढ़िया होती है और जल्दी वो ख़राब भी नहीं होते हैं, और उनका लैंप वगैरह भी इतनी जल्दी रिप्लेसमेंट कराने की आपको ज़रूरत नहीं है। और थोड़ी सी लाइटिंग कंडीशन में भी आप लेज़र प्रोजेक्टर के थ्रू काफ़ी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी इंजॉय कर सकते हैं। और सारी लाइटें ऑफ करने के बाद तो बिल्कुल एकदम LED टीवी जैसी पिक्चर क्वालिटी उस पर आपको देखने को मिलेगी।
तो इतना अगर आपका बजट है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर लेज़र प्रोजेक्टर की तरफ जाना चाहिए, या फिर शॉर्ट थ्रू प्रोजेक्टर भी आप परचेज कर सकते हैं, उनकी पिक्चर क्वालिटी काफ़ी बढ़िया मिलती है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं ऑसी गेमर 420 का। ये लिखते हैं कि आई बाउट A6K ए फ्यू वीक्स एगो, सेट इट अप एंड ट्राइड इट आउट, आई कुडंट बॉक्स इट अप फास्ट एनफ एंड गेट इट आउट ऑफ माई हाउस सून एनफ, व्हाट ए टेरिबल टेलीविजन, इट इज़ चीप फॉर ए रीज़न दिस टीवी। तो ऑसी गेमर जी का यहाँ पर कहना है हाइसेंस A6 के मॉडल के बारे में, जो कि अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, कि उनको ये टीवी बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो यहाँ पर इनका कहना बिल्कुल ठीक है। हाइसेंस A6 के जो मॉडल है इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। 8 बिट पैनल इसमें जो पैनल दिया गया है, जनरली जो टीवी आजकल मार्केट में आ रहे हैं तो सभी 8 बिट प्लस FRC पैनल आ रहे हैं, जिसमें आपको थोड़े से कलर बैंडिंग देखने को मिलती है, बहुत मामूली सी कलर बैंडिंग देखने को मिलती है। अगर फुल स्क्रीन पे कोई एकदम डार्क येलो कलर आ जाता है, या फिर डार्क ग्रीन आता है, या फिर डार्क रेड कलर आता है, तो थोड़ी बहुत आपको वहाँ पर उसमें हल्की सी बैंडिंग देखने को मिलेगी 10 बिट के कंपैरिजन में। लेकिन इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा कलर बैंडिंग देखने को मिल रही है। हाइसेंस A6 के मॉडल में थोड़ी सी यहाँ पर जो लाइट ब्लूमिंग भी ज़्यादा है, जैसे कि कुछ भी टीवी पे कोई सबटाइटल आ रहा है या कोई लोगो आ रहा है तो उसके आसपास में जो आपको काफ़ी लाइट ब्लूमिंग होती हुई वहाँ पर नज़र आएगी। तो हाइसेंस A6 के जो मॉडल लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, ये बिल्कुल भी आप परचेज ना करें। इसकी जो पिक्चर परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं जावेद खान जी का। ये लिखते हैं कि सर प्लीज़ एक बार आप LED टीवी और प्रोजेक्टर ग्रे स्क्रीन पर कंपेयर करके वीडियोस बनाओ। जावेद खान जी देखिए, प्रोजेक्टर को LED टीवी से कंपेयर करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। प्रोजेक्टर कभी भी LED टीवी की तरह पिक्चर क्वालिटी आपको नहीं दिखा सकता है। मैं करीब 3.5 साल से प्रोजेक्टर यूज़ कर रहा हूं और ग्रे स्क्रीन ही यूज़ कर रहा हूं। उस पर उतनी अच्छी पिक्चर क्वालिटी मुझे नहीं मिल पाती जितनी कि LED टीवी पे मिलती है। तो उनको कंपेयर करना आई थिंक ठीक नहीं होगा, भले ही ग्रे स्क्रीन ही क्यों ना हो, भले ही ALR स्क्रीन ही क्यों ना हो। लेकिन डेफिनेटली ये चीज़ ज़रूर है कि बड़े स्क्रीन पे जब आप कोई मूवीज़ देखते हैं, कंटेंट देखते हैं, तो वो आपको LED टीवी से ज़्यादा बेटर लगता है। LED टीवी के कंपैरिजन में आपको वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। कोई मूवी आप देखेंगे LED टीवी पे और वही आप सेम देखेंगे प्रोजेक्टर पे, तो आपको डेफिनेटली प्रोजेक्टर पे वो काफ़ी बढ़िया लगेगी, क्योंकि बड़ी बड़ी इमेजेस आपको नज़र आती हैं बड़ी स्क्रीन पे। कोई भी चीज़ जो है वो अच्छी लगती है। तो LED टीवी को प्रोजेक्टर से कंपेयर करना ग्रे स्क्रीन के साथ में आई थिंक वो सही नहीं होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं जयंत पटेल जी का। ये लिखते हैं कि सर मेरे पास यही स्क्रीन है, आपने जो ग्रे वॉलपेपर के बारे में बताया था क्या वो इस स्क्रीन से अच्छा रहेगा? जयंत पटेल जी देखिए, ये जो स्क्रीन है इस पर काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी मिल जाती है। जब इस पर लाइट पड़ती है तो थोड़ी सी लाइट जो है रिफ्लेक्ट करती है, जिससे आपको कलर वगैरह थोड़े से ब्राइट इसमें दिखेंगे, थोड़ी सी ब्राइटनेस भी आपको ज़्यादा मिलेगी इस स्क्रीन पे जो ये जेन्युइन स्क्रीन आती है। ग्रे वॉलपेपर वाली जो स्क्रीन है वो थोड़ी सी लाइटिंग कंडीशन में आपको बेटर पिक्चर क्वालिटी दिखा सकती है। हालांकि पिक्चर क्वालिटी लाइट बंद करके अगर आप देखेंगे, सारी लाइटें अगर आपकी ऑफ होंगी, तो इस स्क्रीन पे और जो ग्रे वॉलपेपर वाली स्क्रीन है आपको उस पर सेम ही पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलेगी। वो ग्रे वॉलपेपर वाली जो स्क्रीन है वो थोड़ा सा एक चीप सोल्यूशन है। आप ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं किसी स्क्रीन में, वॉल पे आप पेंट वगैरह नहीं करना चाहते हैं, तो आप उस ग्रे वॉलपेपर को यूज़ करके और एक प्रोजेक्टर स्क्रीन की तरह उसको यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक 200-300 रुपये में आप उस पर 120-150 इंच तक की स्क्रीन उसके थ्रू बना सकते हैं। थोड़ी सी लाइटिंग अगर रूम में है, सारी जो आपकी वॉल्स हैं वो वाइट हैं, तो उस कंडीशन में ग्रे वॉलपेपर वाली जो स्क्रीन है वो आपको बेटर पिक्चर क्वालिटी दिखाएगी। क्योंकि एक रूम है, उसका जो रूफ है और जो सारी वॉल्स हैं वो अगर वाइट हैं और वाइट स्क्रीन ही आप लगाते हैं, और जब प्रोजेक्टर की लाइट उस पर प्रोजेक्ट करती है तो वो लाइट थोड़ी सी रिफ्लेक्ट होकर वॉल पे जाती है, वॉल से रिफ्लेक्ट होकर वो फिर से स्क्रीन पे जाती है, तो थोड़ी सी पिक्चर क्वालिटी ख़राब होती है। और ग्रे स्क्रीन अगर होगी या ग्रे वॉलपेपर स्क्रीन होगी तो उस पर जो वॉल से लाइट रिफ्लेक्ट होके अगर उस पर जाती है स्क्रीन के ऊपर, तो वो उतना ज़्यादा पिक्चर क्वालिटी पे असर नहीं डालती है। तो पिक्चर क्वालिटी आपको दोनों पे ही अच्छी मिलेगी। अब आप अपनी रूम की एम्बियंस के अकॉर्डिंग जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये स्क्रीन है तो आपको ग्रे वॉलपेपर वाली स्क्रीन लगाने की ज़रूरत आई थिंक नहीं है, आप इसी को यूज़ करें, सारी लाइटें वगैरह आप ऑफ करके यूज़ करें तो बेटर रहेगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं नितिन माली जी का। ये लिखते हैं कि सर 35,000 में कौन सा QLED टीवी लेना चाहिए 15 अगस्त के सेल में? नितिन माली जी, यहाँ पर आपने स्क्रीन साइज मेंशन नहीं किया है, 43 इंच, 50 इंच, 55 इंच कौन सा वेरिएंट आपको लेना है। देखिए, जो अच्छे QLED टीवी हैं उनके प्राइस 40,000 से ऊपर के ही हैं। थोड़ा सा आप अपना बजट इंक्रीज़ करेंगे तो आपको और ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे।
35,000 रुपये की रेंज में अगर आपको परचेज करना है तो आप एसर वी सीरीज QLED टीवी ले सकते हैं। 50 इंच का वेरिएंट ये आपको 35,000 रुपये के प्राइस रेंज में ही मिल जाएगा। 55 इंच का वेरिएंट अगर आपको परचेज करना है तो आप ब्लॉपंक्ट QLED टीवी ले सकते हैं। वो भी काफ़ी बढ़िया टीवी है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी है, फीचर्स भी इसमें काफ़ी बढ़िया दिए गए हैं, तो वो आप ले सकते हैं। और ये दोनों ही टीवी जो है आपको 35-36 हज़ार रुपये की प्राइस रेंज में मिल जाते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं राजू राय जी का। ये लिखते हैं कि सर मोटराइज्ड स्क्रीन ड्यूरेबल होती है कि नहीं, या फिर कौन सा लेना है, मुझे एक स्क्रीन लेना है फॉर होम यूज़। राजू राय जी, डेफिनेटली जो मोटराइज्ड स्क्रीन होती हैं वो काफ़ी ड्यूरेबल होती हैं, 7-8 साल 10 साल आराम से चल जाती हैं। हालांकि उनके अंदर एक मोटर लगी होती है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, वो हो सकता है कि वो ख़राब हो जाए। मैं करीब 3.5 साल से जो मोटराइज स्क्रीन है वो यूज़ कर रहा हूँ। लास्ट ईयर जुलाई में मैंने शिफ्ट किया था दिल्ली से देहरादून में। तो यहाँ पर जो था, मैंने जब शिफ्ट करने के बाद में 2.5 महीने तक मेरी जो स्क्रीन थी वो ऐसे ही, मैंने उसको वॉल पे हैंग तो कर दिया था, लेकिन मैंने उसको यूज़ नहीं किया, बिल्कुल उसको चलाकर मैंने देखा ही नहीं। तो उसके बाद में जब 2.5 महीने बाद मैंने उसको ऑन किया, स्क्रीन को नीचे लाने की कोशिश की तो वो नीचे आ रही थी, लेकिन थोड़ी सी अटक अटक कर वो चल रही थी, या कभी मैं उसको ऊपर कर रहा था तो वो ऊपर जाते हुए अटक रही थी। तो कभी कभी ऐसा हो रहा था, कभी कभी ऐसा नहीं हो रहा था। तो मैंने जो था उसकी जो मोटर थी वो रिप्लेस कर ली थी, लेकिन मुझे लगा इसी वजह से कि शायद वो मैंने 2.5 महीने तक ऐसे ही बिना उसको यूज़ किए हुए छोड़ दिया था, तो मोटर के अंदर थोड़ी बहुत जो ग्रीसिंग वगैरह होती है वो चिपक गई होगी, या कुछ भी उसमें रीज़न हुआ होगा। पूरी सील्ड मोटर होती है, उसको खोल के भी देख नहीं पाते हैं, छोटी सी इतनी बड़ी एक मोटर लगी हुई होती है। तो अगर आप कंटिन्यू यूज़ करते रहेंगे, उसको लंबे टाइम तक नहीं छोड़ेंगे, तो डेफिनेटली वो मोटर भी उसकी जल्दी ख़राब नहीं होती है, वो परफेक्टली वर्क करती रहती है। तो मोटराइज स्क्रीन में ख़राब होने वाली चीज़ एक वो मोटर ही होती है, बाकी तो उसमें कुछ ऐसा चीज़ नहीं है जो ख़राब हो। कितने इंच की आपको स्क्रीन लेनी है, कितना आपका बजट है, ग्रे स्किन में लेनी है, वाइट स्किन में लेनी है, तो वो थोड़ा सा अगर आप मुझे क्लियर करके बताएंगे तो फिर मैं आपको एक अच्छी स्क्रीन सजेस्ट कर सकता हूँ। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं डीजी का। ये लिखते हैं कि कौन सा 55 इंच टीवी लेना चाहिए, हाइसेंस टोर्नाडो 3.0 या LG UQ 8020। डीजी, अगर मुझे इन दोनों ही टीवी में से कोई भी परचेज करना होगा तो मैं LG UQ 8020 मॉडल ही परचेज करूँगा फॉर लॉन्ग टर्म यूज़ और बेटर आफ्टर सेल सर्विस। तो यहाँ पर आपको LG UQ 8020 मॉडल ही परचेज करना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं VHMS रिकॉर्ड्स का। ये लिखते हैं कि सर मैं भी देहरादून से हूँ, आपने प्रोजेक्टर ऑफलाइन लिया या ऑनलाइन, और क्या प्रोजेक्टर के लिए सर्विस सेंटर कंसीडर करना चाहिए। VHMS रिकॉर्ड्स जी, मैं पहले रहता था दिल्ली में, और दिल्ली में केवीआर टेक्नोलॉजी है जो कि ऑन ब्रांड के ऑथराइज्ड डीलर है इंडिया में। उनका दिल्ली के ओखला में सर्विस सेंटर कम वेयर हाउस है, या वेयर हाउस कम सर्विस सेंटर उसको बोल सकते हैं। तो मैंने तो डायरेक्टली वहीं से जाकर उनके वेयर हाउस से परचेज़ कर लिया था। हालांकि नेट के थ्रू ही मैंने उनका एड्रेस वगैरह निकाला था और उनको मैंने पेमेंट कर दिया था कि आप मुझे कोरियर से भेज दो, लेकिन मेरे घर से करीब 20 किलोमीटर दूर ही था, तो पेमेंट मैंने उनको पहले भेज दिया। फिर मैंने सोचा कि चलो जब पास में ही है तो 3-4 दिन क्यों वेट करना, मैं डायरेक्ट ही जाकर वहाँ से ले आता हूँ। तो डायरेक्ट मैं उनके वेयर हाउस से जाकर ले आया था। उसमें उन्होंने शायद 200-300 रुपये कोरियर के मुझसे एक्स्ट्रा लिए थे, तो वो उन्होंने मुझे फिर रिफंड कर दिया, क्योंकि मैंने बाई हैंड ही वहाँ से कलेक्ट कर लिया था। ऑन A6 बेसिक प्रोजेक्टर है मेरे पास में। और दूसरा, सर्विस सेंटर कंसीडर करना चाहिए, तो ये क्वेश्चन मुझे आपका समझ में नहीं आया कि आप इसमें क्या पूछना चाह रहे हैं। सर्विस सेंटर कंसीडर करना चाहिए, तो इसका तो मुझे आइडिया नहीं। बाकी काफ़ी सारे जो प्रोजेक्टर हैं वो आपको अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्रोजेक्टर हैं जो कि आपको ब्रांड की वेबसाइट पे ही मिलेंगे, अमेज़ोन फ्लिपकार्ट पे नहीं मिलेंगे। तो कौन सा प्रोजेक्टर आपको लेना है, कितना बजट आपका है, वो आप दोबारा से मुझे अगर मेंशन करेंगे अपने कमेंट में तो फिर वो मैं आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्वेश्चन आंसर का सिलसिला यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर, और अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।